नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको गुरुत्वाकर्षण का दूसरा भाग मतलब ये कि कैप्लर्स लॉ पढ़ाएंगे आपको। तो जैसा कि ग्रहों के बारे में इसके पहले वीडियो में मैं जानकारी दे चुका हूँ। इसके पहला वीडियो जो है उपग्रहों के विषय में जो है विस्तृत जानकारी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको कैप्लर के ग्रहों संबंधी नियम पढ़ाने वाले हैं, तो जो कि बहुत उपयोगी है। इसका डेरिवेशन निगमन भी साथ में कराएंगे और आपको बताएंगे। तो कैप्लर्स लॉ, इनका पूरा नाम जो है जोहानेस कैप्लर है। इनका पूरा नाम जोहानेस कैप्लर है। इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी तीन नियम प्रतिपादित किए। तो इन नियमों में जो पहला नियम है वो क्या है? इन्होंने ग्रहों के संबंध में कैप्लर्स फर्स्ट लॉ दोस्तों, जो कैप्लर का प्रथम नियम क्या है? कैप्लर के प्रथम नियम अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है और सूर्य जो है उस वृत्तीय कक्षा के फोकस पर स्थित होता है। ये कैप्लर का ग्रह की गति संबंधी प्रथम नियम है। तो नोट कर लीजिएगा। इस नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये सूर्य है और ये एक ग्रह है। ये कोई ग्रह जो है एक दीर्घवृत्ताकार, मतलब वृत्त तो ये होता है और दीर्घवृत्ताकार मतलब इस प्रकार से अंडाकार। तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करते हैं। और सूर्य इस वृत्तीय पथ के फोकस पर स्थित होता है, मतलब केंद्र पर, जहां पर इसका केंद्र है, फोकस पर स्थित होता है। दोस्तों, ये कैप्लर का प्रथम नियम है, ग्रह संबंधी प्रथम नियम है। तो ग्रह संबंधी कैप्लर का दूसरा नियम क्या है? ग्रह संबंधी द्वितीय नियम, कैप्लर का द्वितीय नियम, ग्रह संबंधी द्वितीय नियम क्या है? सेकेंड
सेकेंड, मतलब कैप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब कक्षा संबंधी, वृत्तीय गति संबंधी सेकेंड लॉ। दूसरा नियम जो है ये है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में। दोस्तों मैं बता दूं ये एक रेखा नहीं है, ये मैंने मानी है एक काल्पनिक रेखा, वास्तव में कोई रेखा नहीं है। सूर्य, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात किसी भी ग्रह की क्षेत्रफली चाल नियत रहती है। दोस्तों ये केपलर का दूसरा नियम है, केपलर का दूसरा नियम है। तो द्वितीय नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात मतलब इसका क्या है, अर्थात उपग्रह की, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफली चाल नियत रहती है। दोस्तों इसका मतलब है ये क्षेत्रफल है और ये समय है। क्षेत्रफल समय के साथ जो चलता है क्षेत्रफल उसको कहते हैं क्षेत्रफली चाल। किसी ग्रह की क्षेत्रफली चाल नियत रहती है, मतलब dA/dt इज इक्वल टू एक नियतांक। ये दोस्तों जो है केपलर का ग्रह संबंधी दूसरा नियम है। और दोस्तों मैं बता दूं ये कैसे समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल, मतलब ये कि ये जो टाइम लगा है यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, ए पॉइंट से किसी ग्रह को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, मतलब वृत्तीय गति करने में, इसको इसने जितना क्षेत्रफल तय किया है टी समय में, ठीक उसी टी समय में मतलब उसी टाइम में, मान लिया 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट, तो उसी टी समय में अगले चाप में या अगली जो है दूरी में वो उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। मतलब ये कि ये ग्रह जब सी से डी जाएगा तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दूरी बढ़ गई है, दूरी बढ़ गई, लेकिन फिर भी जो एरिया ये है वही एरिया ये भी है, इस एरिया के बराबर ही ये एरिया है, मतलब क्षेत्रफली चाल जो है नियत है। और ऐसा होता है, और ये ब्रह्मांड का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है कि समान समयांतराल में समान जो है क्षेत्रफल तय करेगी।
इसीलिए दोस्तों मैं बता दूं कि समय के साथ साथ जो है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति बढ़ जाती है। कभी पृथ्वी तेज गति से परिक्रमण करने लगती है, कभी धीमी गति से। बस यही रीजन है। रीजन क्या है कि जिस टी समय में वो ग्रह ए से बी तक जाता था, इसमें उसे कम दूरी चलना पड़ता था, लेकिन उसका क्षेत्रफल तो जितना था उतना ही क्षेत्रफल इस सी से डी तक जाने में तय करना पड़ रहा है। अगर उतना ही क्षेत्रफल उसे तय करना है तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाली जो दूरी है ये कम है, इसलिए उसको उतने समय में ज़्यादा दूरी चलना पड़ेगा, तब उतना क्षेत्रफल वो तय कर पाएगा जितना कि उसने ए से बी जाने में तय किया था। और यहाँ पे आने पर इसका जो है स्पीड बढ़ जाएगा, ग्रह का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ेगा तो उतने टाइम में वो उतना क्षेत्रफल कैसे तय करेगा। स्पीड बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे जैसा इधर बढ़ेगा स्पीड कम होता जाएगा, उतने ही समय में वो धीरे धीरे चलेगा। फिर यहाँ पर आएगा तो इसके बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो थोड़ी सी ही दूरी में ये उतना ही क्षेत्रफल तय कर लेगा कोई भी ग्रह, इसलिए इसकी स्पीड कम होती जाएगी। ये सब ब्रह्मांड का नियम है, यही उपग्रहों की ऐसे ही गति चलती है। और इसी के बारे में जो है निगमन के साथ में मैं बताऊंगा कि कोई उपग्रह की क्षेत्रफली चाल नियत कैसे रहती है। ठीक है ना, ये तो इनका दूसरा नियम है, अब इसको मैं निगमित करके बताऊंगा। दोस्तों तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, इसको रफ करने जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, मैं दूसरे नियम को मैं निगमन के साथ में बताऊंगा। तो दोस्तों ये दूसरा नियम मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो त्रिभुज ए एस फॉर सन ए एस बी का क्षेत्रफल है वो सी एस डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब एरिया ऑफ ए एस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी। दोस्तों मैं ए एस बी त्रिभुज में मैं क्या देखूंगा कि जो है इसको एक त्रिभुज जैसा मान लेंगे। फिर क्या कहते हैं, जो डी थीटा कोण, मतलब एक ग्रह ए से बी तक जाने में डी ए क्षेत्रफल तय करता है और इसके बीच वो डी ए थीटा कोण बनाता है। ठीक है, सूर्य से ग्रह की दूरी आर है। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिएगा, थ्योरी है ये, थ्योरी आप उसको इसी चित्र से नोट कीजिएगा। थ्योरी लिखना चाहो लिख लो। एक ग्रह सूर्य के वृत्तीय कक्षा के पथ पर उपस्थित है ए बिंदु पर। यह ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में डी ए क्षेत्रफल तय करता है और इसके बीच कोण जो है थीटा है, डी थीटा है, और उस ग्रह की सूर्य से दूरी जो है आर है। ये आप थ्योरी में लिख लीजिएगा। तो देखिए, त्रिभुज ए एस बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब कहिए आप, या आप कहिए कि चाप गुणे उसके बीच की दूरी, चाप गुणे उसके बीच की दूरी, मतलब एस ए। दोस्तों एस ए का मान जो है वो आर है, एस ए का जो मान है वो आर है, तो आप क्या रखेंगे 1/2 गुणे ए बी का जो मान है, ए बी का क्या मान है, ए बी का मान निकालना पड़ेगा। ए बी एक त्रिज्यखंड, ये एक त्रिज्यखंड है दोस्तों, और इस त्रिज्यखंड की ये ए बी एक चाप है।
तो चाप ए बी बराबर जो है कोण गुणे त्रिज्या। सूत्र होता है दोस्तों, चूंकि सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो इसी सूत्र से चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, तो कोण गुणे त्रिज्या, ये आपका जो है सूत्र है। मतलब ये कि चाप यहाँ पर ए बी का मान पता करना है, तो कोण क्या है, कोण डी थीटा है और त्रिज्या कितनी है, आर है। तो इस दीर्घवृत्त की त्रिज्या जो है आर है। तो क्या करेंगे, ए बी के स्थान पे आर गुणे डी थीटा लिख देंगे गुणे एस ए। एस ए का मान क्या है, एस ए का मान है आर, मतलब आर। तो क्या करेंगे, बराबर 1/2 आर का स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर, ये डी थीटा बन जाएगा। दोस्तों ये ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, ये क्या है, ए एस बी का क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल अगर डी थीटा चलेगा तो डी ए क्षेत्रफल तो भी तय करेगा ना, डी थीटा में डी ए ही क्षेत्रफल तय करेगा ना। सूक्ष्म कोण या सूक्ष्म कोण चलने पर वो सूक्ष्म ही तो क्षेत्रफल तय करेगा, तो डी ए। अब दोनों पक्षों में dt से भाग देने पर, ऐसा क्यों, ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसे आपको क्षेत्रफली चाल बनानी है। क्षेत्रफली चाल समय के सापेक्ष क्षेत्रफल, कितने समय में कितना क्षेत्रफल तय करता है, तो इसको ऐसा बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में dt से भाग देने पर, dt से जब भाग देंगे तो ये dA/dt हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 r² d θ/dt। दोस्तों d θ/dt बन जाएगा। और जो d θ/dt है वो क्या है, वो एक कोणीय चाल है। क्या है, कोणीय चाल। तो ग्रह की कोणीय चाल, ये क्षेत्रफली चाल है तो क्षेत्रफल है, ये कोण है तो कोणीय चाल हो गया। तो ये कोणीय चाल d θ/dt, जिसको आप ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। मतलब ये कि हमको ऐसे लिखना चाहिए था, कोणीय चाल ओमेगा बराबर d θ/dt। तो दोस्तों जहाँ पे d थीटा देखेंगे वहाँ पे आपको dt रख देना है। जब आप dA/dt इज इक्वल टू 1/2 r² ओमेगा, मैंने जहाँ पे d थीटा देखा, d θ/dt, वहाँ पे ओमेगा रख दिया। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, इसको आपको m से भाग देना है और m से गुणा करनी है। आपको m से भाग m से गुणा इसलिए करनी है क्योंकि इसको mr² बनाना है। और आप इसलिए इसको mr² बनाएंगे क्योंकि जो जड़त्व आघूर्ण I होता है वो ग्रह का जड़त्व आघूर्ण होता है, और ये ग्रह का जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर mr² होता है। तो mr² के जगह पे I रखने के लिए आपको जो है mr² जैसा बनाना पड़ेगा। इसको mr² बनाना है। mr² बनाने के लिए इसको m से गुणा m से भाग, तो m से गुणा और इसको m से भाग दे दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो आपको सही तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख लीजिएगा, dA/dt इज इक्वल टू 1/2 mr² इंटू ओमेगा/m। दोस्तों mr² जड़त्व आघूर्ण होता है, ग्रह का जड़त्व आघूर्ण, जिसको I कहते हैं, I। और जब I को आप लिखेंगे mr², मतलब mr² होता ही है,
तो जहाँ पे हम mr² देखेंगे वहाँ पे आई लिख देंगे। तो dA/dt इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा/m। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी ग्रह का जड़त्व आघूर्ण और उसका कोणीय वेग का गुणनफल इसका कहलाता है कोणीय संवेग। क्या कहलाता है? कोणीय संवेग। तो आप लिखेंगे कोणीय संवेग बराबर, सूत्र होता है कोणीय संवेग। दोस्तों, कोणीय संवेग को जे से डिनोट किया जाता है। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय चाल, मतलब ओमेगा। कोणीय चाल मतलब जे बराबर आई ओमेगा। तो जहाँ पे दोस्तों आई ओमेगा देखेंगे वहाँ पे जे रख देंगे। तो आपको क्या करना है, लिखना है dA, ऐसे दोस्तों dA/dt इज इक्वल टू 1/2 और इसको रख देना है जे, इसको रख देना है जे, क्योंकि आई ओमेगा को जे कह रहे हैं, आई ओमेगा, इसको लिख देंगे जे। और नीचे दोस्तों m तो लिखा ही था, इसको लिख देंगे m। दोस्तों क्या बन गया, 1 तो 1 है तो उसको हटा दीजिएगा, बन गया जाके J/2m, dA/dt इज इक्वल टू J/2m। और J/2m एक नियतांक है। क्या है दोस्तों? एक नियतांक है। तो आप क्या कह पाएंगे कि dA/dt बराबर नियतांक। मतलब जो मैंने दूसरा नियम पहले लिखा था उसी को मैंने सिद्ध कर दिया है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और आप जो है अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसके विषय में सूचना दे सकते हैं, और आप इसके विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो। अगला जो है इनका जो है केपलर का तीसरा नियम है, उसका भी डेरिवेशन है, मैं उसको भी करवा दे रहा हूँ। तो इसको तो दोस्तों केपलर का तीसरा नियम, ग्रह की गति संबंधी केपलर का तीसरा नियम, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो तीसरा नियम जो है वो ये है कि प्रत्येक ग्रह, मतलब प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह का, क्योंकि उसके आवर्तकाल के संबंध में बोलेंगे, प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल T का वर्ग, कामा T का वर्ग उस ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा की, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के दीर्घाक्ष, मतलब ये दोस्तों मैं बता दूं, प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल T का वर्ग उस ग्रह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा के दीर्घाक्ष, दीर्घवृत्ताकार कक्षा के दीर्घाक्ष, मतलब ये दीर्घ कहाँ है, ये तो छोटा है ना, ये दीर्घाक्ष नहीं है, दीर्घाक्ष ये है, दीर्घाक्ष
के की तृतीय घात मतलब a क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, आवर्तकाल का वर्ग उस दीर्घाक्ष के तृतीय घात के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ये केपलर का गृह संबंधी तीसरा नियम है। तो मैं इसको निगमित करके बता रहा हूँ आपको। ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग है और ये जो है फोकस है जिस पर सूर्य स्थित है, और ये B है, ये दूरी A है, ये दीर्घाक्ष है और ये लघुच्छ है। ये दीर्घाक्ष है, ये लघुच्छ है। तो आपको क्या करना है, दीर्घाकार जो वृत्त है, दीर्घवृत्त, उस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा तो कैसे निकालोगे? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल तो आपको कैसे लिखना है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों, जब मैं किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूं तो आपको क्या करना होता है, पाई आर स्क्वायर करना होता है। पाई आर स्क्वायर मतलब आर जो है सब जगह पे सेम रहता है ना, ऐसे सब जगह पे सेम ही रहता है, इसीलिए आर स्क्वायर होता है। इसमें जो है ए ज़्यादा है, बी कम है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर ना करेंगे ना बी स्क्वायर करेंगे, इसमें पाई ए भी रखेंगे और बी भी रखेंगे, पाई ए बी। तो दोस्तों, दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई ए बी है। और ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? ग्रह का परिक्रमण काल मतलब टी। देखो दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, लेकिन यहाँ पे दूरी नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे क्षेत्रफल। क्या रखेंगे? दीर्घाक्ष का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त, ये दोस्तों पूरा दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफली चाल। किसकी? ग्रह की। ग्रह की क्षेत्रफली चाल। तो दोस्तों क्या लिखोगे, टी बराबर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई ए बी, नीचे ग्रह की क्षेत्रफली चाल। दोस्तों, मैं आपको दूसरे नियम में ग्रह की क्षेत्रफली चाल dA/dt बराबर J/2m बता चुका हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे dA/dt रख लेना है, ये क्षेत्रफली चाल है, और इसके स्थान पे चाहो तो डायरेक्ट ही आप J/2m रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो आप ऐसे कर लीजिएगा J/2m। और आप इसको जब पलट देंगे तो 2m ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2πm AB। 2πm AB अपान J, इतना बचेगा। फिर दोस्तों क्या करना है आपको इसका वर्ग करना है, क्योंकि आपको आवर्तकाल का वर्ग बताया था ना तृतीय नियम में, तो इसको द्वितीय घात मतलब इसका वर्ग करना है, क्योंकि इसके जैसा आपको बनाना है। तो जब इधर वर्ग करेंगे तो वर्ग इधर भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
लिख लेते हैं कि दोनों पक्षों में वर्क करने पर अब दोस्तों वर्क करेंगे। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, क्योंकि अभी नीचे जगह नहीं बची है, मैं इसको ऊपर बताने वाला हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि अभी लिखा था, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर वर्क कर लीजिएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वर्क करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान जे स्क्वायर। दोस्तों ये सब ऐसा बन जाएगा। आपको क्या करना है, अब इस दीर्घवृत्त का अर्धनाविलंब निकालना है। तो दीर्घवृत्त का अर्धनाविलंब क्या होता है दोस्तों, दीर्घवृत्त नहीं, आप कहेंगे दीर्घाक्ष, तो क्या कहेंगे, दीर्घाक्ष का अर्धनाविलंब तो अर्धनाविलंब को कहते हैं एल, और ये होता है बी स्क्वायर अपान ए। ये एल बराबर होता है बी स्क्वायर, उसका लघुच्छ का वर्ग बटे दीर्घाक्ष। तो अर्धनाविलंब निकल गए। जहाँ पे आप बी स्क्वायर या बी स्क्वायर, हाँ, जहाँ बी स्क्वायर, ऐसा करो जहाँ पे बी स्क्वायर देखो वहाँ पे अर्धनाविलंब गुणे ए रख देना है। बी स्क्वायर बराबर ए इंटू एल, जहाँ पे हम बी स्क्वायर देखेंगे वहाँ पे ए इंटू एल रख देंगे। देखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, है ना। तो आपको क्या करना है, ए इंटू बी स्क्वायर। अब ऐसे तोड़ के नीचे लिख लेना है जे स्क्वायर। जहाँ पे आप बी स्क्वायर देखें, ऐसा करो, इसको उसी में लिख लो, हटा दो। जहाँ पे बी स्क्वायर है वहाँ पे आप ए इंटू एल रख लीजिए, ए इंटू एल। क्या करना है दोस्तों, फिर अगली लाइन में आप कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू एल अपान जे। फिर क्या करना है दोस्तों, फिर जो ए क्यूब है तो उसको यहीं रखोगे, बाकी 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपान जे, ये एक नियतांक वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपान जे एक नियतांक है, इसलिए टी स्क्वायर, और उस नियतांक को आप कह लेंगे के, जिसे के कहते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो के से प्रदर्शित कर लीजिएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ये ए स्क्वायर, ए क्यूब बचा केवल, के ए क्यूब। दोस्तों क्या करेंगे, जब कोई नियतांक हटता है तो समानुपात लगता है, या समानुपात हटता है तो नियतांक लगता है। तो नियतांक को हटा के समानुपात लगाएंगे, लिख देंगे ए क्यूब। ये दोस्तों आपका तृतीय नियम, जो ग्रह संबंधी तृतीय नियम है केपलर का, वो आपका सिद्ध हो गया है।
तो यही ग्रह संबंधी तृतीय नियम है। तृतीय नियम है। तो दोस्तों सिद्ध हो गया। अब आपको समझने के लिए इसको पॉज करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा जो है। और इसके बाद में 2 ग्रहों के आवर्त कालों और उसके दीर्घाक्षों में रिलेशन जो है वो आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा जो है समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने और भी दोस्तों को इसको शेयर करके उन्हें भी लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।